एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ फॉर द यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। तो चलिए जो है आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, कई लोगों के दिमाग में आता है कि मैम रिजल्ट जो है वो परसेंटेज में आएगा या परसेंटाइल में आएगा। परसेंटाइल में आएगा, 2 शिफ्ट में अगर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए आज के सेशन में जो है हमें जानते हैं कि आखिर ये सारी चीजें क्या है और ये भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है यूजीसी नेट एग्जाम का। जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो मेरा क्वालिफिकेशन और मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जो है जेआरएफ अड्डा पे आपको फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है। जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। 8 बजे अदिति मैम आ जाती है, 9 बजे आयुषी मैम, 11 बजे मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लास होती है और 12 बजे जूही मैम। साथ ही साथ अगर आप पेपर 2 एजुकेशन के बच्चे हैं तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 5 बजे जो है मेरी क्लास होती है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस क्लास में। इसके अलावा जो है यूजीसी नेट ने एटम 2.0 बैच भी लॉन्च किया है। अगर आप लोग डिटेल्ड और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल ये बैच आपके लिए। इस बैच में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप ओनली पेपर 1 भी ले सकते हैं, ओनली पेपर 2 भी ले सकते हैं और पेपर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। पेपर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लेने में आपको फायदा ये होगा कि इसमें टेस्ट सीरीज दोनों पेपर का आपको मिलेगा, हैंडबुक दोनों पेपर के मिलने वाले हैं और क्रैश कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारा जो है मेन एग्जाम, जो हमारा एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले हम लोग एक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं जिसमें आपकी फ्री एंट्री है वहां पे। मतलब कि ये सब कुछ इंक्लूडेड है इस पैकेज में। ओके, तो चलिए आज जो है हम लोग समझते हैं कि आखिर जो है यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, आप सभी को पता है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल जब रिजल्ट आने वाला था, आपको पता है अभी हमारा जो है प्रोविजनल आंसर की आ चुका, प्रोविजनल आंसर की और लोगों ने चैलेंज भी किया, बहुत सारे क्वेश्चंस चैलेंज भी हुए हैं। तो अगर हम अंदाजन देखें तो देखिए जब आप चैलेंज करते हैं तो उसे 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि मैम हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आएगा या फिर परसेंटाइल में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है, ओनली 1 शिफ्ट में हुआ है, तो आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में आएगा। यानी कि आपका जो कट ऑफ, आपका रिजल्ट भी परसेंटेज में दिखेगा और कट ऑफ भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मार्क्स में जो है, कितना मार्क्स जो है वो कट ऑफ के लिए गया है। अगर आपका मोर देन वन शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, अगर मान लीजिए 2 शिफ्ट में हुआ, 3 शिफ्ट में हुआ, 4 शिफ्ट में हुआ, तब आपका जो रिजल्ट है वो परसेंटाइल रैंक में आता है। तो थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों को समझना कि आखिर जब एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तब ये क्या चक्कर है ना। तो देखिए हम लोग एक काम करते हैं, देखते हैं कि जो इस बार का हमारा पेपर हुआ दिसंबर का, सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि मैक्सिमम इन लोगों ने कोशिश ही की, एनटीए ने, कि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स जो है वो एक ही शिफ्ट में हुए हैं। तो इस बार ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स आप देखें, जैसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश है यहाँ पे, फिर हिस्ट्री है यहाँ पे, बाकी लैंग्वेजेस तो खैर एक ही शिफ्ट में होते आए हैं। जनरली जहाँ पे जिन सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा होते हैं, जैसे कॉमर्स है, कॉमर्स में हमेशा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और इसको 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाता है। पर इस बार इन्होंने एक ही शिफ्ट में किया है, तो इस बार कॉमर्स वाले बच्चों का भी जो है परसेंटेज में आने वाला है। अभी से 2 बार देखा गया था कि इनका परसेंटाइल में आया था, 2 शिफ्ट में एग्जाम होते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी अगर आप देखें एजुकेशन तो खैर हमारे जून एग्जाम भी जो है वो एक ही शिफ्ट में हुआ था। फरवरी एग्जाम जो है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो वहां पे परसेंटाइल में आया था, तो परसेंटेज में ही आने वाला है। अगर मेजर सब्जेक्ट सारे देखें, जैसे यहाँ पे फिलोसफी है, अगेन एक ही शिफ्ट में हुआ, लैंग्वेज तो खैर एक ही शिफ्ट में होता ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक ही शिफ्ट में हुआ है। सब आप देखते रहिए, अगर जितने भी बड़े बड़े जितने भी पॉपुलर सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है एक ही शिफ्ट में हुआ है, फिर इकोनॉमिक्स है एक ही शिफ्ट में हुआ है, ज्योग्राफी एक ही शिफ्ट में हुआ है, उसके बाद होम साइंस एक शिफ्ट में, मैनेजमेंट एक शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, बाकी तो ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, सोशियोलॉजी भी एक ही शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, अब हुआ क्या, सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन इवन साइकोलॉजी भी एक ही शिफ्ट में हुआ, पर हुआ क्या कि कुछ एरिया जैसे चेन्नई और नेल्लोर में जो है साइक्लोन आया था, तो वहां पे कुछ सब्जेक्ट्स का री एग्जामिनेशन हुआ है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री, जैसे इंग्लिश, पर्शियन, इनका री एग्जामिनेशन हुआ है, सिर्फ उन्हीं जगह के बच्चों का।
तो अब जो रिजल्ट आएगा हिस्ट्री का, इंग्लिश का, चाहे आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, आपको पता है कि अभी बीच में प्रयागराज सेंटर पे, खासकर इस वाले पे, यहाँ 540 कैंडिडेट्स थे, उनका री एग्जाम लिया गया 19 तारीख को, क्योंकि वहां कुछ पंगे हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो वहां पे अब क्या होगा? अब सोशियोलॉजी तो 2 बार पेपर हुआ, इन 540 बच्चों का एक और बार पेपर हुआ, ऑब्वियसली पेपर सेम तो रहा नहीं होगा, है ना। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स है इन सबका, क्योंकि ये हो चुका था एक बार पेपर, ये पूरे स्लॉट का पेपर पूरे ऑल ओवर इंडिया एक बार हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वापस से करना पड़ा। तो अब इनके रिजल्ट जो है, उनका रिजल्ट परसेंटाइल में आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखें, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम हमारे मेजर इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो परसेंटेज में आएंगे, लेकिन अब ये वाले जो बच्चे हैं जिनके 2 बार हुए, परसेंटाइल में हुआ, उनका क्या होगा? उसको जानने से पहले जो है ना, हम ये समझेंगे कि एक सवाल जो है परसेंटाइल रैंक और नॉमिनेशन प्रोसेस को समझने से पहले एक और सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, यानी जितने भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है, जब भी वो एग्जाम देने पहली बार आते हैं, पहली बार यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनको खासकर कि मैम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पेपर 1 में इतना परसेंटेज होना चाहिए तभी पेपर 2 पे जाएगा। देखो ये ना पहले होता था, 2018 तक होता था, जब से एनटीए ने कमान संभाली है और ये सीबीटी हो गया है, तब क्या हो गया है, ध्यान से समझिएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको याद रखिएगा कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का अगर आप मिलाएं तो इन दोनों का जो है 40% इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। और अनरिजर्व्ड के अलावा जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है उसमें होना चाहिए 35%, ठीक है। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि पेपर 1 में इतना आएगा तो ही पेपर 2 चेक होगा, ये पहले होता था, अब नहीं होता ये कि पेपर 1 में अगर आपको इतना परसेंटेज आएगा, 40% आया तो ही आपका पेपर 2 चेक होगा, ये पहले होता था। अब ऐसा है कि दोनों का मिला के 40% होगा, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये, अभी आपका जेआरएफ के लिए या फिर नेट क्लियर होने का क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आप पास हो गए हैं। अब आपके जो मार्क्स होंगे वो देखे जाएंगे कि आपने नेट क्लियर किया या जेआरएफ कैटेगरी में आए, ठीक है। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आप लोग समझिएगा, ये कई लोगों को जो है ना ऐसे डाउट्स होते हैं। अब हम आते हैं कि परसेंटाइल रैंक आया मैम तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा एनटीए एजेंसी जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करती है। कारण क्या है समझिए, देखिए अगर आपका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ, जैसे देखिए अगर डे 1 है और आपका शिफ्ट 1 में पेपर हुआ, आपके दोस्त का जो है उसी दिन शिफ्ट 2 में पेपर हुआ, सेम सब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे कॉमर्स ले लेती हूँ, ठीक है। तो कॉमर्स का 2 शिफ्ट में हुआ, शिफ्ट 1 में आपने दिया और शिफ्ट 2 में आपके दोस्त ने दिया। अब आप जब पेपर देकर आए तो आपने कहा कि मेरा पेपर 1 तो इजी था पर पेपर 2 तो बहुत टफ था, ठीक है। और आपके दोस्त ने बोला कि यार मेरा पेपर 1 तो बहुत टफ था, पेपर 2 इजी था। या फिर ये हो सकता है जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपने बोला यार तेरा तो पेपर 1 जो है वो भी इजी है, पेपर 2 भी इजी है। तो ऐसे करके जो है कैंडिडेट्स के दिमाग में ये आता है। और द थिंग इज, रियलिटी इज, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है एक एजेंसी के लिए दोनों शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल को सेम करना। इट इज ह्यूमनली इम्प्रैक्टिकल है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो क्या करते हैं ये लोग, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है इसको समझिए। जैसे अगर मान लीजिए कि जो आपने हर बच्चा, जैसे शिफ्ट 1 में जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने जो भी स्कोर किया वो उनका रॉ स्कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? रॉ स्कोर। हम थोड़ा टेक्निकलिटी में चले जाते हैं, ज्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि ये भी एक, अब हम लोग को इतनी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको कम से कम एक इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी कि क्या होता है। तो जैसे देखिए हर एक कैंडिडेट का जो रॉ स्कोर है, या रॉ स्कोर क्या हुआ, ये आप सब स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, रिसर्च में। रॉ स्कोर यहाँ पे क्या है, जो आपने स्कोर किया अपने मार्क्स में। तो शिफ्ट 1 के जितने भी बच्चे होंगे उन सब के रॉ स्कोर को परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है।
देखो परसेंटाइल स्कोर में क्यों कन्वर्ट किया जाता है आप सभी जानते हैं। द रीजन इज इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, सबके अलग अलग स्कोर है। अगर हम इन सारे बच्चों, दोनों शिफ्ट के बच्चों के पेपर को अगर हम या स्कोर को अगर हम कंपेयर करें तो हमको चाहिए एक स्टैंडर्ड स्कोर। एक स्टैंडर्ड स्कोर क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही होगा, है ना। तो ताकि बायस्डनेस ना हो, इसीलिए परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर एक शिफ्ट के सारे परसेंटाइल स्कोर को मर्ज करके एक एनटीए स्कोर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एनटीए स्कोर बोलते हैं इसको। और ये यूज किया जाता है टू डू द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, या ये आपका यूज किया जाता है टू कंपाइल द रिजल्ट। इसी तरह से शिफ्ट 2 के जितने भी बच्चे हैं उन सबका तो आपके पास रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर को आप परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और परसेंटाइल स्कोर को मर्ज करके जो है आप एनटीए स्कोर में ले आएंगे। अब फिर इसको यूज करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि परसेंटाइल स्कोर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम इस फॉर्मूले में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कैलकुलेट नहीं करना है, पर यस परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट करने का जो है ये फॉर्मूला एनटीए यूज करती है, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करती है। अब हम कट ऑफ कैसे निकालेंगे कि मैम कट ऑफ कैसे निकलता है? अगर मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो आप कट ऑफ कैसे निकालोगे? तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ। आपको पता ही है कि मैं सारे कंसेप्ट जो है एक सिंपल एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ, क्योंकि इतने टेक्निकल चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन वही अगर एग्जाम्पल में बता दे तो जल्दी ये समझ में आ जाती है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर मान लीजिए कि शिफ्ट वन में किसी ने मतलब हाईएस्ट जो भी मतलब स्कोर हुआ है 60% जो स्कोर हुआ है, ठीक है, रॉ स्कोर 60% जो रॉ स्कोर हुआ है, और ये कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कैटेगरी वाइज आपको पता है कि कट ऑफ निकलता है। एक कट ऑफ नहीं निकलेगा जैसे जनरल कैटेगरी। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी वाइज देखेंगे हम। तो अगर मान लीजिए कि 60% रॉ स्कोर है और इसका परसेंटाइल रैंक फॉर एग्जाम्पल 85 निकला। 85 इज द परसेंटाइल स्कोर, ठीक है, 85 इज द परसेंटाइल स्कोर। और अगर शिफ्ट 2 में सेम 60% सेम रॉ स्कोर का परसेंटाइल रैंक अगर 89 निकल गया, ठीक है, परसेंटाइल रैंक नहीं सॉरी परसेंटाइल स्कोर मैं बोलूंगी, परसेंटाइल स्कोर अगर 89 निकला तो कट ऑफ के लिए हमेशा सबसे लोएस्ट वाला लिया जाता है 85। तो अगर मैं बोलूं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में द परसेंटाइल स्कोर यानी कि जो कट ऑफ होगा वो 85 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने बच्चों ने 85 के इक्वल और अबव स्कोर किया होगा दे विल बी क्वालिफाइड फॉर द जेआरएफ, मतलब उनको जेआरएफ मिल गया, जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाएंगे। तो समझ में आया आपको कि कट ऑफ जो है हमेशा लोएस्ट ले लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें हमारे मार्क्स क्या कम होते हैं या ज्यादा बढ़ जाते हैं? तो इसका एक ही जवाब है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में हो सकता है कि आपका जो रॉ स्कोर है उसके साथ ऑब्वियसली जो है छेड़खानी होगी, क्योंकि उनको एवरेज पे लेकर आना है। नॉर्मलाइजेशन को बोलते हैं एवरेज पे लेकर आना। तो आपका स्कोर इंक्रीज भी हो सकता है या फिर डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं लेना, आपको इसकी टेंशन नहीं लेना। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जब होता है तब किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके शिफ्ट में बहुत ज्यादा इजी आया, मान लीजिए बहुत ज्यादा हाई स्कोर आया है, तो वो ऑब्वियसली आपका जो है थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, और जिनका बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया वहां पे वो इंक्रीज कर देंगे ताकि एक एवरेज आ जाए, ठीक है। तो ये है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। बाकी आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि आपका जो रिजल्ट है मैक्सिमम बच्चों का परसेंटेज में इस बार आने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटेज में आपको पूरे पता चल रहा है कितने मार्क्स पे आपका जो है कट ऑफ गया है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो है हम लोग सेशन को खत्म करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से डिटेल तरीके से पढ़ना है, कोई भी टॉपिक को ऐसे एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल की तरफ से समझना है, तो एटम 2.0 बैच आप सभी के लिए है जेआरएफ अड्डा का।
इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारे पेपर 2 जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन भी है यहाँ पे, बिल्कुल आपका स्वागत है एटम 2.0 बैच में। और जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए JRF अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म को। और 11 बजे जो है मेरी क्लास होती है पेपर 1 की, मंडे टू फ्राइडे। पेपर 2 एजुकेशन की क्लास होती है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे शाम को 5 बजे। ठीक है, चलिए। और आपको पता है JRF मतलब JRF अड्डा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, JRF अड्डा के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अब हम लोग ऐसे ही किसी अच्छे से सेशन में, और जो है डिस्कस करते हैं सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। थैंक यू सो मच।